हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ ट्रांसफार्मर्स पे एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे आर के राजपूत के चैप्टर 11 में। तो एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ऑप्शंस में से क्या चेंज नहीं होता है? ऑप्शंस हैं करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है, कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है और कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। ये तीनों चीज़ें चाहे इनपुट हो या आउटपुट, दोनों सर्किट में ट्रांसफार्मर्स के कांस्टेंट होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ऑप्शंस हैं थ्रू द कूलिंग ऑयल, थ्रू एयर, बाय द फ्लक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली तो कनेक्टेड नहीं होता है, वो सिर्फ मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। आपको यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बाय मीन्स ऑफ फ्लक्स होता है। फ्लक्स यहाँ से वहाँ लिंक होते हैं और पावर ट्रांसफर होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाय दी फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो हम क्यों लैमिनेट करते हैं? ऑप्शन है टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन बी है टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन सी है टू रिड्यूस कॉपर लॉसेस और ऑप्शन डी है टू रिड्यूस ऑल अबव लॉसेस। याद रखिए, जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो हम लैमिनेट इसलिए करते हैं। लैमिनेशन यानी क्या होता है, अगर हम सॉलिड यानी विदाउट लैमिनेशन हम अगर कोर को यूज़ करेंगे तो इसका जो एडी करंट है वो मैक्सिमम होगा। क्यों? इसका बेसिक फंडा ये है, देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। ए यानी क्या होता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। जितना एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एरिया ज़्यादा बड़ा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका करंट क्या होगा, उसमें से फ्लो होने वाला वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये है कि एक अगर हम ज़्यादा एरिया वाली जो शीट इस्तेमाल करेंगे एज अ कोर, तो उसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी को क्या कहते हैं हम, एडी करंट लॉसेस। और इसके बदले में अगर हम सॉलिड कोर का इस्तेमाल करने के बजाय एक सॉलिड कोर ले और उसको कुछ सेक्शंस में डिवाइड करें और दोनों के बीच में, यानी यहाँ पे जो कट लगा है यहाँ पे अगर हम इंसुलेशन यूज़ करेंगे, जैसे कि पेपर है, माइका है, रबर है। ट्रांसफार्मर्स में क्या करते हैं हम, लैमिनेशन यूज़ करते हैं माइका का। तो इसकी वजह से क्या होता है, एरिया जो है इस सेक्शन का डिवाइड हो गया चार पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चार पार्ट में डिवाइड होगा एरिया। तो एरिया हमारा क्या हो गया, कम। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा एडी करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट करेंगे तो उसका एडी करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द लैमिनेशंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशंस यानी ये तो हमने दो कुछ सेपरेट लैमिनेशंस को इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, इसको नट बोल्ट से हम टाइट करते हैं आयरन कोर को। तो इसका जो वाइब्रेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शंस हैं टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, गेज ऑफ लैमिनेशन, साइज ऑफ लैमिनेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हर फैक्टर पे डिपेंड करता है। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफार्मर इज यूजुअली व्हाट परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट। नो लोड करंट कितना परसेंट होता है फुल लोड करंट के? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर शुड हैव। ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लो रेजिस्टेंस एंड लो रिलक्टेंस। देखो, करंट अगर हमें मैक्सिमम पास करवाना है
तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, अगर हाई करंट हमें चाहिए तो। उसी तरह से अगर हमें इजी पैसेज ऑफ फ्लक्स चाहिए, अगर हमें फ्लक्स को इजीली पास करवाना है किसी सर्किट में, तो उसका जो रिलक्टेंस है वो यहाँ पर कम होना चाहिए। रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस जो है वो सेम तरह के क्वांटिटीज़ हैं, एक्सेप्ट कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल टर्म में यूज़ होता है और रिलक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक टर्म। दोनों अपोज करते हैं करंट को या फ्लक्स को। आंसर इज ऑप्शन डी, लो रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। नो लोड टेस्ट यहाँ पे बताना था इसको। नो लोड टेस्ट हम क्यों कैरी आउट करते हैं, याद रखिए नो लोड टेस्ट हम दो मेन चीज़ों के लिए कैरी आउट करते हैं ट्रांसफार्मर में। एक तो है मैग्नेटाइजिंग करंट फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा है आयरन लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए। आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए या कितना होता है। ऑप्शंस हैं 1 kV, 33 kV, 100 kV एंड 330 kV। तो देखो पहले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम पता करते हैं क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन होता है, इट इज अ हायर लिमिट विच ट्रांसफार्मर ऑयल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। यानी इसका मतलब क्या है, ये एक हायर लिमिट होती है, अगर इसके बाद हम इसके ऊपर अगर प्रेशर देंगे यानी ऑयल में से इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम आइसोलेशन पर्पज़ के लिए, या इंसुलेशन यहाँ पे सही रहेगा, इंसुलेशन पर्पज़ के लिए, और दूसरा कूलिंग के लिए। तो अगर इससे ज़्यादा अगर हम देखो, इसका आंसर है ऑप्शन बी 33 kV। 33 kV से अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर ऑयल के अक्रॉस चला जाएगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो इंसुलेशन के बजाय कंडक्शन शुरू कर देगा, यानी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 33 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपनर्स टेस्ट इज कंडक्टेड बाय ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। देखो संपनर टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं। देखो संपनर टेस्ट हम इन चीज़ों के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट है टू फाइंड आउट हीटिंग टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफार्मर, दूसरा है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, टू फाइंड आउट रेगुलेशन, तीसरा है टू फाइंड आउट इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और एक कंडीशन होता है संपनर्स टेस्ट का, वो ये है इसमें दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर हमें यूज़ करने होते हैं, यानी उनका वोल्टेज रेटिंग, उनका जो भी बाकी का रेटिंग होता है वो आइडेंटिकल यानी सेम होना चाहिए। 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगते हैं, ये इसका एक कंडीशन है, वन ऑफ द कंडीशन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, टेम्परेचर। यहाँ पर दूसरे ऑप्शन हमें नहीं दिए, रेगुलेशन या इफिशियंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिजिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज अराउंड। देखो जो CRGO स्टील होता है उसका परमिजिबल फ्लक्स डेंसिटी कितना होता है। फ्लक्स डेंसिटी को हम बी से डोनेट करते हैं, वो कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। यानी मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर हमें कब मिलेगी, इसकी क्या कंडीशन है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो इसका जो कंडीशन है वो ये है कि जो आयरन लॉसेस होते हैं वो इज इक्वल टू होने चाहिए कॉपर लॉसेस। देखो आयरन लॉसेस को हम WI से डोनेट करेंगे और कॉपर लॉसेस को हम कैसे करेंगे, समझ लो कि I2 स्क्वेयर R02, I स्क्वेयर R लॉसेस होता है कॉपर, तो ये हो गया। इसके ऊपर से मैं और एक आपको बता दूं फॉर्मूला, आउटपुट करंट अगर हमें फाइंड करना है एट मैक्सिमम इफिशियंसी, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी पे ऑपरेट करने के लिए आउटपुट करंट हमें कितना मिलेगा,
उसका फॉर्मूला इस पे से बनेगा I2 इज इक्वल टू, ये लोड करंट हो गया या आउटपुट करंट, IT इज इक्वल टू रूट ऑफ WI यानी आयरन लॉसेज डिवाइडेड बाय R02। और एक चीज़ है, द लोड एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी ऑकर्स, ऐसा कौन सा लोड है जिस पर मैक्सिमम इफिशियंसी हमें मिलेगी, वो फाइंड आउट अगर हमें करना है तो इसका फॉर्मूला है, ये अगर हम केवीए की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका है फुल लोड केवीए इनटू आयरन लॉसेज डिवाइड बाय कॉपर लॉसेज का रूट, ये इसका फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले हैं, आप ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर, नो लोड करंट इन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन है लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री, लीड्स द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 15 डिग्री एंड लीड्स द वोल्टेज बाय अबाउट 15 डिग्री। देखिए जो ट्रांसफार्मर है ना, ये एक आरएल सर्किट है, शॉर्ट में अगर आपको बता दूं, विदाउट लोड अगर आप देखेंगे तो नो लोड टेस्ट, नो लोड करंट कब होगा, जब लोड कनेक्टेड नहीं होगा, जब लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो आरएल सर्किट है। इसका ये मतलब है कि जो करंट है इट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अबाउट 75 डिग्री, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू, आयरन कोर हम क्यों यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। आयरन कोर जो होता है वो इस तरह से होता है, ये आयरन कोर होता है, यहाँ पर हम प्राइमरी वाइंडिंग लगाते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, सप्लाई को हम यहाँ पर लगाते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में और लोड को सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो फ्लक्स होता है ये आयरन कोर के थ्रू सर्किट कंप्लीट करता है और यहाँ से पावर ट्रांसफर होता है। तो हम सिर्फ आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं पहले हम। टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग, to reduce hysteresis loss, to decrease the reluctance of the magnetic path, and last option is to reduce the eddy current losses। तो देखिए आयरन कोर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें लो रिलक्टेंस पाथ देता है, लो रिलक्टेंस पाथ हमें फ्लक्स के लिए देता है। इसका जो असर होता है वो क्या होता है कि हमें मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल सकती है या फिर हमें मैक्सिमम फ्लक्स पास करा सकते हैं हम सर्किट से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, टू डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शंस हैं कंजर्वेटर, ब्रेदर, बकॉज रिले, एक्साइटर। तो देखिए एक एक करके हम सभी ऑप्शन देखते हैं। पहला होता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या होता है, कंजर्वेटर होता है टू प्रोवाइड एडुकेट स्पेस फॉर एक्सपांशन ऑफ ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर कूलिंग के लिए हम जो उसके टैंक में ऑयल यूज़ करते हैं, यहाँ पे आयरन कोर होता है, बाजू में सारा हम यहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए वाइंडिंग्स के। इसके अंदर यहाँ जो है ये ट्रांसफार्मर, इसकी वाइंडिंग्स कनेक्शन यहाँ से टैंक में से हम बाहर लेते हैं। तो ये जो कंजर्वेटर क्या करता है, वो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एडुकेट स्पेस फॉर एक्सपांशन ऑफ ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर। सेकेंड ऑप्शन है ब्रेदर। ब्रेदर क्या करता है, इट इज यूज टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू एंटर द टैंक। थर्ड क्या है, बकॉल्स रिले। बकॉल्स रिले क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इनसाइड और इंसिपिएंट फॉल्ट। इंसिपिएंट फॉल्ट जो होते हैं ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर के, उससे प्रोटेक्शन करता है, टू प्रिवेंट ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंसिपिएंट फॉल्ट्स। जो ऑप्शन डी है एक्साइटर, ये हम करते हैं यूज सिंक्रोनस मशीन्स में टू एक्साइट द फील्ड वाइंडिंग। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while conducting short circuit test on a transformer the following side is short circuited। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम कैरी आउट करते हैं ट्रांसफार्मर पे तो हम कौन सी साइड शॉर्ट सर्किट करते हैं। ऑप्शन है हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लो वोल्टेज साइड। और जब हम ओपन सर्किट टेस्ट कैरी आउट करते हैं तो हम HV साइड ओपन करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया।
कौन से वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है? ऑप्शन है लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखो ट्रांसफार्मर आप समझो कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप यानी इसका जो सेकेंडरी है उसका टर्न्स ज़्यादा है और आउटपुट वोल्टेज भी ज़्यादा है। समझ लो कि यहाँ पे 230 वोल्ट दिया है और यहाँ से हम 440 वोल्ट्स आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर हम कंसिडर करें तो करंट का कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, जो एलवी साइड है वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी में, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यानी इसका सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो स्टेप अप हो रहा है। तो याद रखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी करंट होगा वो स्टेप डाउन होगा, उसका रिवर्स होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि 15 एम्पियर आउटपुट करंट हमें मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो एलवी वाइंडिंग है इसमें करंट ज़्यादा है। हम कंडक्टर का एरिया किस पर से कंसिडर करते हैं या किस पर से कैंसिल करते हैं, वो होता है करंट लिमिट पे। जिस वाइंडिंग में करंट ज़्यादा होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लो वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स, ऑप्शन है वोल्टेज, करंट, पावर एंड फ्रीक्वेंसी। जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को ट्रांसफॉर्म करता है एक साइड से दूसरे साइड में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ अ डीसी सप्लाई बिकॉज। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ एसी पे वर्क करता है। क्वेश्चन है कि ये डीसी पे क्यों वर्क नहीं करता, यानी डीसी को क्यों स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं करता। देखो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम फॉर्मूला में कैसे देखेंगे, जो ईएमएफ होता है इंड्यूस वो होता है E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमें कब मिलता है, जब इनपुट जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है। और अगर हम डीसी की बात करें तो आउटपुट या इनपुट जो भी हम देंगे वो एक कांस्टेंट वेवफॉर्म होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर डीसी में डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट में तो एक लिमिट होगी उसकी या फिर एक वैल्यू होगा डी फाई बाई डी टी का, लेकिन डीसी में डी फाई बाई डी टी जीरो होगा। यानी फैराडेज लॉ के अनुसार वहाँ पे E इज इक्वल टू जीरो होगा, ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो है। इसीलिए जो है आंसर सी में क्या बताया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो। ऑप्शन सी जो है ये एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन है इज ऑलवेज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग, ऑलवेज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कुड आइदर बी अ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। देखो जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर का वो हाई वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज, ये इसका क्वेश्चन है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे ये समझो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे स्टेप अप है तो 230 वोल्ट इनपुट अगर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। कंसिडर करते हैं यहाँ पे 440 वोल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे प्राइमरी में हमें 230 वोल्ट हमने लगा दिया और लोड पे हमने क्या करा, ऑप्टेन हमें क्या होगा, तो लोड साइड हमें क्या मिलेगा 440 वोल्ट। तो ये हमारे ऊपर, अगर हम यहाँ पे लोड प्राइमरी साइड लगा देंगे, इनपुट और यहाँ लगा देंगे 440 वोल्ट का, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी, तो ये स्टेप डाउन हो गया अभी। तो ये हमारे ऊपर होता है। आंसर सी जो है, इट कुड आइदर बी अ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो देखो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंडक्टर का, वो होता है अकॉर्डिंग टू द करंट एप्लीकेशन। और जितना करंट होता है उसके अनुसार हम, करंट अगर ज़्यादा हो गया तो एरिया भी हमें कंडक्टर का ज़्यादा लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने हैं किसी वाइंडिंग के तो वो डिपेंड करता है वोल्टेज रेंज पर। अगर हम हाई वोल्टेज साइड देखेंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लेने पड़ेंगे। उस हिसाब से इसका आंसर हो गया हाई वोल्टेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफिशियंसी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ
100%, 98%, 50% एंड 25%। जो पावर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी होता है वो बहुत हाई होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत हाई होता है मतलब 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आंसर है ऑप्शन बी 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस आर। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर में लॉसेस कौन से कांस्टेंट होते हैं, लोड के इररिस्पेक्टिव, यानी लोड चेंज भी हो गया तो ऐसे कौन से लॉसेस हैं जो चेंज नहीं होते। ऑप्शंस हम देखते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। देखो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक डिवाइस है, इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस तो लोड पर डिपेंड करता है, लोड करंट पर डिपेंड करता है, I0 या I2 हम जो भी कहें। ऑप्शन सी है हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस। तो ये इसका आंसर सही है, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस ये जो है ये वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं, करंट पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग अ पावर ट्रांसफार्मर इज। ट्रांसफार्मर को या पावर ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिए कौन सी मेथड्स हैं, नेचुरल एयर कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग एंड एनी ऑफ द अबव। देखो पावर ट्रांसफार्मर जो है इसके कूलिंग के लिए हम यूज करते हैं ऑयल कूलिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल अबाउट। यह भी हमने क्वेश्चन पहले देखा था, इसका आंसर है 75 डिग्री। नो लोड करंट जो है वो लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज के 75 डिग्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफार्मर रूटीन इफिशियंसी डिपेंड ऑन। देखो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमें ट्रांसफार्मर का पता होना चाहिए। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है E2I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय E2I2 cos phi 2 प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो देखो इसका ये भी मतलब है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट पे भी डिपेंडेंट है और पावर फैक्टर यानी लोड का पावर फैक्टर उस पर भी डिपेंड है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, लोड करंट, पावर फैक्टर ऑफ लोड, बोथ बी एंड सी। जैसे कि आप देख सकते हैं लोड करंट भी फॉर्मूला में आता है और पावर फैक्टर भी आता है लोड का, तो इसका मतलब है कि आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ अ कंजर्वेटर इज टू। कंजर्वेटर का फंक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर में, यह भी हमने देखा था। ऑप्शन हम देखते हैं, टू प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग द ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी है सप्लाई कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफार्मर इन टाइम ऑफ नीड। ऑप्शन सी है टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपांड्स ड्यू टू हीटिंग। अभी मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड एडुकेट स्पेस फॉर द एक्सपांशन ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर्स अप टू रेटिंग ऑफ। नेचुरल ऑयल कूलिंग हम कब तक यूज़ करते हैं, यानी कितनी कैपेसिटी तक हम यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शंस हैं 3000 kVA, 1000 kVA, 500 kVA एंड 250 kVA। इसका आंसर है 3000 kVA। यानी क्या है, 3000 kVA से अगर ज़्यादा रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर है तो उसमें हम ऑयल एज ए इंसुलेटर और कूलिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जब इससे ज़्यादा हमें एप्लीकेशन करना है यूज़ करना है तो हमें SF6 गैस यूज़ करनी पड़ेगी फॉर द कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। वहाँ पे हम ऑयल यूज़ कर नहीं सकते, वहाँ पे वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा और वो सही भी नहीं होगा। SF6 जो है वो ज़्यादा रिलायबल है हाई एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी एट। जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका डिज़ाइन कितने मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं नियरली फुल लोड, 70% फुल लोड, 50% फुल लोड और नो लोड। तो देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो हमें मैक्सिमम इफिशियंसी तब देता है जब वो फुल लोड पे वर्क करता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। देखो अभी हमने पावर ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी कब अचीव होता है वो देखा, अभी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कब मैक्सिमम इफिशियंसी में देता है। ऑप्शन है नो लोड, 50% लोड, 80% और फुल लोड। तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो हमारे मोहल्लों में लगे होते हैं वो 50% फुल लोड
एट दी 50% ऑफ फुल लोड पे मैक्सिमम इफिशियंसी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन। ट्रांसफार्मर कब सांस अंदर लेता है, यानी ब्रीथ का मतलब तो सांस ही होता है, यानी उसके अंदर एयर कब एंटर करती है उसके टैंक में। ऑप्शंस हैं, इफ लोड ऑन इट इंक्रीजेस, इफ लोड ऑन इट डिक्रीजेस, इफ लोड रिमेन्स कांस्टेंट। देखो क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर पे हम हेवी लोड लगाते हैं, यानी वो फुल लोड पे अगर काम कर रहा है, तो क्या होगा, हाई करंट फ्लो होने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसमें एयर बबल्स वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, उसका वॉल्यूम जो है ऑयल का बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अंदर एयर का वॉल्यूम बढ़ गया, यानी जो अंदर जो एयर थी अब वो बाहर आ जाएगी। इसका मतलब है इसको हम बोलेंगे ब्रीथ आउट। ठीक है। और लाइट लोड कंडीशन में क्या होगा, यानी लोड जब कम हो जाता है तो करंट कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो होगा वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब है टैंक के अंदर का वॉल्यूम ऑयल का कम हो गया तो उसके अंदर एयर एंटर करेगी। इसको हम बोलते हैं ब्रीथ इन। आपको समझ में आ गया अभी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट क्या होता है। ऑप्शंस हैं, ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन, ऑप्शन है इसके, लोड ऑन इट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट एंड नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इफ लोड ऑन इट डिक्रीजेस। जब लोड लाइट लोड होता है यानी लोड डिक्रीज हो जाता है तब वो ब्रीथ इन करता है, और जब हेवी लोड हम ऑपरेट करते हैं ट्रांसफार्मर पे तो वो ब्रीथ आउट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज। नो लोड करंट कैसा होता है ट्रांसफार्मर का। ऑप्शंस है, इट हैज़ अ हाई मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, it has high magnitude and high power factor, it has small magnitude and high power factor, and it has small magnitude and low power factor। पिछले दो क्वेश्चंस में देखा कि आई नॉट जो है वो सिर्फ 2 to 5% होता है फुल लोड करंट के, यानी इसका एक बात तो पता चल गई कि जो इसका वैल्यू होता है वो लो होता है, लो लो वैल्यू है। और दूसरा जो देखा है वो होता है लो पावर फैक्टर, जो नो लोड करंट होता है उसका पावर फैक्टर कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इट हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लोअर पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। जब हम कॉइल को वाउंड करते हैं कोर के ऊपर ट्रांसफार्मर में, इसके बीच में हम स्पेसर्स लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं। ऑप्शंस हैं, टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग ऑयल, टू इंसुलेट द कॉइल्स फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। देखो, ये जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है ये पूरा कॉइल में ऑयल में इमर्स होता है, यानी इसके आजू बाजू क्या होता है, पूरा ऑयल होता है। अब ऑयल जब अंदर जाएगा तभी तो जो वाइंडिंग है वो कूल हो जाएगी। ठीक है। इसलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेस देते हैं। स्पेस देने की वजह से, स्पेसर लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो इसके थ्रू फ्लो हो जाएगा, इसके अंदर से फ्लो होगा और कूलिंग इफिशियंट हो जाएगी। तो इसीलिए टू प्रोवाइड फ्री पैसेज to the cooling oil we use spacers in the coils of the transformer। option A is the answer। next question है, greater the secondary leakage flux। देखो, secondary leakage flux ज़्यादा होगा तो क्या होगा। options हैं, less will be the secondary induced EMF, less will be the primary induced EMF, less will be the primary terminal voltage। देखो, लीकेज अगर ज़्यादा है तो फ्लक्स लिंकेज भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज। हम आयरन कोर क्यों यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। ठीक है। ऑप्शंस हैं, टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, ऑप्शन सी है टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, एंड ऑप्शन डी है टू प्रोवाइड ऑल अबव द फीचर्स। टू प्रोवाइड ऑल अबव द फीचर्स, तो इसका सही आंसर है टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को हम कम करने के लिए आयरन कोर हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट
मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो पावर ट्रांसफॉर्मर या कोई भी ट्रांसफॉर्मर होता है वो कांस्टेंट पावर डिवाइस, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। ये आप हमेशा याद रखिए, तीनों चीज़ें इनपुट और आउटपुट में सेम होती है, इक्वल होती है। तो आंसर्स हैं, इसके ऑप्शंस हैं वोल्टेज डिवाइस, करंट डिवाइस, पावर डिवाइस एंड मेन फ्लक्स डिवाइस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेन फ्लक्स डिवाइस। इसका मेन फ्लक्स जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग ऑन देयर। अगर हम दो ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो लोड शेयरिंग किस बेसिस पे करेंगे? ऑप्शंस हैं लीकेज रिएक्टेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस, इफिशियंसीज एंड रेटिंग्स। तो इसका सही आंसर है पर यूनिट इम्पीडेंस। पर यूनिट इम्पीडेंस के हिसाब से लोड शेयरिंग करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पैरेलल ऑपरेशन के आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, इस पर भी शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंडीशंस क्या होते हैं, दो अगर ट्रांसफार्मर को हमें पैरेलल ऑपरेट करना है, एक तो है उनका जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम होना चाहिए, दूसरा है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करनी चाहिए, तीसरा है टर्न रेशियो भी जो दोनों का है वो सेम होना चाहिए, और फोर्थ है इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस होना चाहिए, और पांचवा जो है दोनों का पोलैरिटी भी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट अगर पोलैरिटी होगी तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और दोनों ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो जाएंगे। तो ये 5 कंडीशंस होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर को पैरेलली ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ R2 इज द रेजिस्टेंस of secondary winding of the transformer and K is the transformation ratio, then the equivalent secondary resistance referred to primary will be। देखो आपको मैं दो फॉर्मूले यहाँ पे नोट करवाता हूँ। अगर हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू प्राइमरी साइड, रेफर टू प्राइमरी साइड यूज करना है या कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 डैश। अब जो ये R2 डैश है इसका हमें क्वेश्चन में पूछा है कि R2 डैश कैसे होता है। के को जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समझ लेते हैं। तो R2 डैश को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा R2 डिवाइड बाय के स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला R02 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विथ रेफर टू सेकेंडरी में हमें अगर कैलकुलेट करना है तो R1 डैश प्लस R2 हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे R1 डैश की वैल्यू जो होती है वो होती है R1 इंटू के स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें R2 डैश पूछा था, इसका आंसर है R2 डिवाइड बाय के स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन अ पैरेलल आर नॉट कनेक्टेड विथ रिगार्ड टू पोलैरिटी। देखो मैंने अभी जो बताया था पहले क्वेश्चन में कि कंडीशंस होते हैं दो पैरेलल दो ट्रांसफार्मर्स को पैरेलली ऑपरेट करने के लिए कि दोनों का पोलैरिटी जो है वो सही से कनेक्ट किया होना चाहिए। अगर हम रॉन्ग पोलैरिटी पे दो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करेंगे पैरेलली तो क्या होगा, इनकरेक्ट पोलैरिटी की वजह से डेड शॉर्ट सर्किट दोनों में हो जाएगा और वेरी हाई करंट फ्लो होने लगेगा और दोनों ट्रांसफार्मर जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे या फिर डैमेज हो जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफार्मर द टैपिंग्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। देखो ट्रांसफार्मर में जो है जो लोड जो है वो हमेशा वेरी होता है, तो कभी रजिस्टिव लोड होता है, कभी इंडक्टिव, कभी कैपेसिटिव। अब इसी की वजह से जो है वोल्टेज ड्रॉप भी वहाँ का वेरी करता है। यानी अगर हमें आउटपुट हमें मिलना चाहिए 230 वोल्ट एग्जैक्टली तो वो नहीं मिलता, उसके बदले हमें मिलता है 215, 220। कहीं ना कहीं वो जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, 5, 10, 15 वोल्टेज वो हमेशा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम टैपिंग यूज़ करते हैं। अगर हमें 215 वोल्ट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेकेंडरी जो टर्न होता है उसको अगर हम टैपिंग से इंक्रीज कर देंगे तो वोल्टेज भी क्या हो गया, हम एडजस्ट कर सकेंगे 230 वोल्ट पे, इसलिए हम टैपिंग यूज़ करते हैं। तो एक तो हम ये समझ में आ गया हमें कि टैपिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। अब इसका क्वेश्चन में जो पूछा है कि हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं टैपिंग्स, तो इसका आंसर है असल में हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग जहां होगी हम वहीं पे टैपिंग यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे अगर हम
टैपिंग यूज़ करेंगे तो हम उसको वेरी स्मूथली ऑपरेट कर सकेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वहाँ पे ज़्यादा होता है, स्मूथ ऑपरेशन हमें वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाई वोल्टेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। देखो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बी एम इज इक्वल टू फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ द कोर। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ कोर जितना ज़्यादा होगा, जो फ्लक्स डेंसिटी होगी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी वो कम होगी, या फिर जितना हमें मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हम ज़्यादा रखेंगे, एरिया ऑफ कोर हमें जो है वो कम यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर एरिया कम हो गया कोर का तो क्या होगा, वेट भी क्या होगा उसका, कम हो जाएगा, वेट ऑफ द कोर ऑल्सो रिड्यूस्ड। सो ऑप्शन देखते हैं, टू रिड्यूस वेट पर केवीए, टू रिड्यूस आयरन लॉसेस, टू रिड्यूस कॉपर लॉसेस, और टू इंक्रीज द पार्ट लोड इफिशिएंसी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अगर हम हाई फ्लक्स डेंसिटी यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ द कोर कम हो जाएगा। अब अगर आयरन का जो कोर है उसका एरिया कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका वेट भी हमें कम मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। देखो हम ब्रीदर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर के ऑयल में जो है मॉइस्चर ना जाए। ब्रीदर क्या करता है, सारा जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेरिक एयर का वो जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसका सही आंसर है टू अब्जॉर्ब द मॉइस्चर, इट शुड हैव द क्वालिटी टू अब्जॉर्ब द मॉइस्चर इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज। ब्रीदर में हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ऑप्शंस है एस्बेस्टोस फाइबर, सिलिका सैंड, सोडियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल। तो इसके अंदर जो हम मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए केमिकल यूज करते हैं उसका नाम है सिलिका जेल। आप गूगल पे सिलिका जेल देख लीजिए, आपको वहाँ पे उसकी बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। ठीक है, आपको उससे याद रहने में मदद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंसेस, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखो जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसको आइडियल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो इंडक्टेंस होता है उसके वाइंडिंग का वो ज़ीरो होता है, इसका मतलब रिएक्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरा जो होता है उसका जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है। इसकी वजह से क्या हो गया, इंडक्टेंस भी नहीं है और रेजिस्टेंस भी नहीं है, इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप भी ज़ीरो हो गया। अब वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो हो गया यानी क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज वेरी नहीं करेगा उसका, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरा क्या है, इफ़िशियंसी भी 100% होती है, इसकी वजह से वोल्टेज रेगुलेशन ज़ीरो हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें लेकिन क्या होती है आइडियल ट्रांसफार्मर में होती है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में इंडक्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी होता है और इफिशियंसी 100% नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंसेस, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ऑप्शन बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स हम किस टर्म में यूज़ करते हैं, ऑप्शन है वोल्ट्स, एम्पियर्स, किलोवाट एंड केवीए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवीए। केवीए में हम क्यों यूज़ करते हैं टर्म, क्योंकि हमें पता नहीं कि जो ट्रांसफार्मर है उसका लोड रजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा। तो हमें अगर किलो वाट में अगर आप सोचते हैं कि उसका रेटिंग होना चाहिए तो हमें पता ही नहीं होता है कि अगर हम उसको कौन से पावर फैक्टर पे यूज़ करने वाले हैं, यानी उसका लोड जो है वो रजिस्टिव होने वाला है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव, हमें पता नहीं है। तो चाहे उसका जो भी लोड हो, अगर हम केवीए में रेटिंग देंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द पावर फैक्टर उसका किलोवाट हम कैलकुलेट करेंगे और केवीआर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए फॉर द ईज हम क्या करते हैं, उसका जो रेटिंग है वो केवीए में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशंस ऑफ लैमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्सेस इज टर्म्ड एज। आपने देखा होगा किसी भी सबस्टेशन में या अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए, जो भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें से एक हमिंग नॉइज आती है, उसको कौन सा नॉइज बोलते हैं, हमिंग नॉइज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमिंग नॉइज, हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टेरिसिस लॉस इन अ ट्रांसफार्मर वेरीज एज। हिस्टेरिसिस लॉस वेरीज एज बोला है, तो इसका आंसर है बी, मैक्स टू द पावर 1.6। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला अगर बताना है तो हिस्टेरिसिस लॉसेस इज इक्वल टू ईटा बी एम टू द पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वोल्टेज।
where F is equal to supply frequency, V is equal to volume of the core, and eta is equal to Steinmetz coefficient. ठीक है, ये इसका टोटल फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली. ट्रांसफार्मर कोर के लिए हम कौन सा कोर यूज करते हैं? ऑप्शन है वुड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन स्टील. इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन स्टील का हम कोर यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका रिलेक्टेंस सबसे कम है दूसरे ऑप्शन से. वुड का सबसे ज़्यादा है, कॉपर का भी ज़्यादा है और एल्यूमिनियम का भी ज़्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ लैमिनेशंस यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली. जो लैमिनेशंस हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर्स में, यानी जो कोर को हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, उसका थिकनेस कितना होता है? ऑप्शन है 0.4 mm to 0.5 mm, 4 mm to 5 mm, 14 mm to 15 mm, 25 mm to 40 mm. इसका आंसर है 0.4 mm to 0.5 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन अ ट्रांसफार्मर इज. ये क्वेश्चन डबल आ गया है. इसका आंसर हमने बताया था, टू टेक केयर ऑफ द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया इज. यानी क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक पावर हम मैक्सिमम वोल्टेज कितना यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन है 33 kV, 66 kV, 132 kV एंड 400 kV. तो हम अभी 400 kV भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमने 765 kV की भी ट्रांसमिशन लाइन यूज़ की हुई है. ठीक है, ऑप्शन में वो नहीं है, नहीं तो हम वही आंसर बता देते. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो देखो, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, वो आपको ये सर्किट देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि दोनों के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. यानी जो दोनों कंडक्टर हैं वो कहीं पे टच नहीं होते. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सर्किट होता है ये, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और मैग्नेटिकली कपल्ड. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उन दोनों के बीच नहीं होता. इसके मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? इन्फिनिटी है. ऑप्शन ए है 0, बी है 1 ओहम, सी है 1000 ओहम एंड डी है इनफाइनाइट. अब अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही नहीं है तो दोनों के बीच जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरीली डिजायरेबल इन द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर. ट्रांसफार्मर कोर की जो मटेरियल होती है उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो भी चलेगा? तो ऑप्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये तो होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड ऑप्शन है लो हिस्टेरेसिस लॉस, ये भी बहुत ज़रूरी है. थर्ड है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. और फोर्थ तो है हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी. हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. ये नहीं होगा या कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर्स वर्क सेटिस्फैक्टरीली व्हेन. देखो, प्राइमरी वाइंडिंग अगर स्टार कनेक्टेड है और सेकेंडरी भी स्टार कनेक्टेड है तो ट्रांसफार्मर कब सेटिस्फैक्टरीली चलेगा? ऑप्शन है लोड इज अनबैलेंस्ड ओनली, ऑप्शन बी है लोड इज बैलेंस्ड ओनली, ऑप्शन सी है बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव. तो देखो, जो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर होता है उसका लोड जो है सिर्फ बैलेंस होने के बाद ही वो अच्छे से काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क्स सेटिस्फैक्टरीली व्हेन. अब देखो, अगर प्राइमरी जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी जो है वो स्टार कनेक्टेड है तो वो कब सही से काम करेगा? ऑप्शंस हैं लोड इज बैलेंस्ड ओनली, लोड इज अनबैलेंस्ड ओनली, ऑप्शन सी है ऑन बैलेंस एज वेल एज अनबैलेंस्ड लोड्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में अगर लोड बैलेंस्ड है या अनबैलेंस है तो भी चलेगा, वो दोनों पे सेटिस्फैक्टरीली रन करेगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.